नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। अगले 1 घंटे बात होगी देश और दुनिया की प्रमुख खबरों की, जिसमें बात होगी तेलंगाना में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, जिसमें मुठभेड़ में 7 माओवादी जो है ढेर हो चुके हैं। इसके अलावा खबर होगी संभल से जुड़ी हुई, संभल हिंसा को हो चुका है एक हफ्ता। आज न्यायिक जांच आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ एक टीम जो है वहां जा रही है जांच के लिए। जानेंगे कि किन बिंदुओं पर होगी आगे की जांच। इसके साथ साथ बात होगी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक की, जो अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। इसके साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की भी। शुरुआत करते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की आज जांच करेगा न्यायिक आयोग। 3 सदस्यीय आयोग राज्यपाल को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों की महापंचायत आज। महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। कोलकाता समेत दुनिया भर में इस्कॉन आज बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा का करेगा आयोजन। बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को बनाया FBI का डायरेक्टर। ट्रंप ने काश पटेल को बताया अमेरिकी फर्स्ट फाइटर। खेल की खबरों में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलेंगे फाइनल मुकाबला। पुरुष, महिला और मिश्रित युगल के खिताबी मैच में भी भारतीय जोड़ी पेश करेगी चुनौती। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना में पुलिस मुठभेड़ में 7 नक्सली जो है वो ढेर हो चुके हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में AK-47 सहित ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। तेलंगाना के मुलुगु जिले के एतूर रंगमम वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ है ये, और तेलंगाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुलुगु जिले के SP डॉक्टर शबरीश ने ये जानकारी दी है। ज़्यादा जानकारी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। और आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि तेलंगाना पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ मुलुगु जिले के एतूरंगारम मंडल के चलपाका इलाके के जंगलों में आज सुबह हुई है, और इस मुठभेड़ में 7 माओवादी गिरफ्तार ढेर किए जा चुके हैं। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सुमेश पटेल ज्यादा जानकारी के साथ। सुमेश, क्या है ताज़ा अपडेट और कितने माओवादियों को ढेर कर दिया गया और कैसे चला ये ऑपरेशन? आपको मैं सबसे जो तेलंगाना से जो बड़ी खबर आ रही है नक्सल घटना को लेकर, तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों जवानों के बीच सुबह आज मुठभेड़ की है। करीबन 4 से 5 स्थानीय प्रशासन से हमको जो जानकारी मिली थी, सारी जानकारी मिलने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि वहाँ पर जो नक्सली को घटना हुई है, इस मुठभेड़ में करीबन 7 नक्सली मार गिराए हैं। जो ये मुठभेड़ में करीबन जो मुठभेड़ हाउस का जो इलाके में पहुंचा था, उसके जो नक्सली के बीच में यह मुठभेड़ लगातार कई अधिकारियों और घटना के साथ नक्सली नेताओं ने उसको बरामद कर लिया गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बात करूँ, 9 महीने से जो नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, करीबन इस साल जी सुमेश, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें तेलंगाना से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर हो चुके हैं। अधिक जानकारी आगे भी हम तक आगे पहुंचाते रहेंगे। सुमेश, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम आज संभल पहुंचेगी और जांच करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। टीम में आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व DGP AK जैन, रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के संभल से खबर, जहां
आज न्यायिक जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। न्यायिक आयोग की टीम वहां पहुंचेगी, संभल पहुंचेगी। आपको बता दें कि संभल हिंसा रविवार को हुई थी। आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है। संभल हालांकि संभल चुका है, शांतिपूर्ण अभी तरीके से दुकानें भी खुल चुकी हैं, दुकानों पर रौनक आ चुकी है। अभी इस बीच न्यायिक आयोग की टीम जो है वो जांच के लिए संभल पहुंचेगी। 3 सदस्य की टीम है जो वहां पहुंचकर आगे की जांच शुरू करेगी। और आपको बता दें कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक इस हिंसा में। ड्रोन के जरिए भी कई लोगों को चिन्हित किया गया है, कई उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है और 27 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और साथ ही साथ संभल में अभी तो स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है, संभल चुकी है। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और ये जो हिंसा की जांच के लिए गठित ये न्यायिक आयोग की टीम जो है आज संभल पहुंच के वहां की जांच को आगे बढ़ाएगी। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए ताज़ा अपडेट रामेंद्र से ले लेते हैं। रामेंद्र, आज न्यायिक आयोग की ये टीम वहां पहुंच रही है, कितने बजे ये टीम पहुंचेगी और किन बिंदुओं पर आगे अब जांच आगे बढ़ेगी? टीम रुकी थी, वहां से निकलने की तैयारी में है। उम्मीद है कि 11 बजे तक टीम वहां पहुंच जाएगी। और जो बेसिक है कि जो उस दिन घटना घटित हुई संभल में जामा मस्जिद के विवाद को लेकर, तो क्या स्थितियां, क्या पर्दे के पीछे लोग थे, इतनी भीड़ कहां से आ गई, क्या मैसेज किया गया था, इसमें कौन लोग शामिल थे, किसने उस भीड़ को उकसाया कि पुलिस पर पत्थरबाजी की जाए, क्या पुलिस से भी कोई चूक हुई है? तो ये सारे बिंदुओं को पुलिस जो न्यायिक आयोग की टीम है वो तय करेगी। दूसरा, पर्दे के पीछे जो सफ़ेद काला लोग हैं, क्या उनकी भूमिका है, क्या राजनीतिक लोगों की भूमिका है उकसाने में? तो ये सारे बिंदु होंगे और 2 महीने में रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी कि बेसिक स्थितियां क्या थी और इसके रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाए कि भविष्य में इस तरीके की घटना न घटित हो। भावना, इसके साथ साथ ये जो टीम वहाँ पहुँच रही है, कितनी सदस्य ये टीम है, कौन कौन इसमें शामिल है और किस तरीके से वो आगे की जांच को आगे बढ़ाएंगे? इसके साथ साथ रामेंद्र, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और कितने लोगों को चिन्हित किया जा चुका है? देखिए, 30 से अधिक गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और 100 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। चूँकि इंटरनेट सेवा बाधित है, इसलिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो पुलिस तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे इंटरनेट सेवा शुरू होगी तो मैक्सिमम लोग इसमें चिन्हित हो जाएंगे। पुलिस ने कहा जिन घरों में ताला बंद है वो भी संदिग्धता के दायरे में है, उनकी भी जाँच की जा रही है। और जो पुलिस जो टीम है, न्यायिक आयोग की टीम है, 3 सदस्यीय है। रिटायर्ड जज हैं देवेंद्र जी, वो हैं, और AK जैन साहब हैं जो पूर्व DGP हैं, प्रसाद जी हैं जो रिटायर्ड IAS हैं। तो इस तरीके 3 सदस्यीय टीम है और ये पूरे मामले की जांच करेगी। जहां घटना घटित हुई उनको देखेगी, उन गलियों में कहां से लोग आए, कैसे लोग आए, किस तरीके से सवेरे 9 बजे इतनी भीड़ एकत्र हो गई है। तो वो सारे तथ्य देखेंगे और तथ्य देखने के बाद किन घरों से पत्थर चले थे, क्या पत्थर पहले से रखे गए थे, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो जांच रिपोर्ट शासन को भेजेंगी कि बेसिकली इस जो पूरी घटना है इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको बेनकाब करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिससे आगे की घटनाएं न घटित हों, वो बेनकाब उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भावना जी, साथ ही साथ रामेंद्र, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है इस हिंसा को बीते हुए। अब वहाँ के बाजार किस तरीके से, क्या वो पूरी तरह से खुल गए हैं? क्या रौनक वापस लौट आई है? लोगों में क्या शांतिपूर्ण माहौल बैठ गया है? इसके साथ साथ रामेंद्र, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, अभी वहाँ कितना पुलिस बल वहाँ तैनात किया गया है? देखिए, वहाँ अभी भी शांति तो है, लेकिन बाज़ारों में रौनक नहीं आई है, बाज़ार नहीं खुले हैं। पुलिस व्यवस्था इस तरीके से की गई कि बाहरी लोग, इसीलिए कल सपा का जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था उसको भी रोक दिया गया है। कोई एक चिंगारी भी वहाँ का जो शांति सद्भाव है, जो शांति आई, उसको नष्ट कर सकती है। तो पुलिस प्रशासन का पहला प्रयास ये है कि शांति आए, बाज़ार खुले, लोग शांति की मूड में जाएं, लोग अपने काम धंधे पे वापस जाएं। तो वो पहली प्राथमिकता है। उसके लिए वहाँ प्रशासन और सरकार के निर्देशों पर प्रशासन काम कर रहा है। अब अभी तक शांति है, लेकिन उसमें कोई गलत व्यक्ति जाके उसको उकसाए ना, इस तरीके की व्यवस्था की गई। धारा 163 लगा दी गई है, बाहरी व्यक्ति का 10 तारीख तक प्रवेश वर्जित है। तो इस तरीके से प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं कि वहाँ शांति व्यवस्था जो बनी है वो बनी रहे। भावना जी, साथ ही साथ रामेंद्र, सियासत भी गर्म है इस समय।
संबल को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां आना चाहता है। ऐसे में आप बता रहे हैं कि 10 तारीख तक बाहरी व्यक्ति का पर प्रतिबंध है। ऐसे में सियासत किस तरफ मोड़ लेती हुई नजर आ रही है? चलिए रामेंद्र से आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले में वाद की पोषणीयता यानी कि दावा सही है या नहीं को लेकर जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट कोर्ट में सुनवाई होगी है। इसमें शनिवार को जामा मस्जिद पक्ष ने बहस की और अपना पक्ष रखा। बहस पूरी ना होने की वजह से अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी। जामा मस्जिद कमेटी की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलील पेश करेंगे। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल द्वारा अदालत में किए गए दावे के मुताबिक शहर में स्थित जामा मस्जिद पूर्व में राजा महिपाल का किला था। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मस्जिद की मौजूदा संरचना नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है। साल 1175 में पाल वंशीय राजपूत राजा अजयपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मुगल शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने इसे ध्वस्त करके जामा मस्जिद बना दिया। इसका नक्शा समेत सरकारी गजेटियर भी कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद शमसी लगभग 840 साल पुरानी है। मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने करवाया था। यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर देवभूमि विचार मंच द्वारा महापंचायत बुलाई गई है। यह महापंचायत रामलीला मैदान में होगी। इस दौरान नगर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही जिला प्रशासन के बाड़ाहाट और मस्जिद मोहल्ला में 50 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस महापंचायत में 5000 से अधिक ग्रामीणों के जुटने की उम्मीद है। तेलंगाना के विधायक टी राजव सिंह भी इसमें शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी महापंचायत के लिए उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। तो उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, उत्तरकाशी की जो संस्कृति है, उत्तरकाशी के जो मूल जो समाज है उसकी संस्कृति बची रहे और प्रत्येक प्रकार से लोगों को हमने अपने समाज के प्रति जागरण करना है कि यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो बाहर के व्यक्तियों को ज़मीन न बेचें और अगर वो ज़मीन दे रहे हैं तो पहले उनकी पड़ताल कर लें कि वो किसको ज़मीन बेच रहे हैं, वो उस ज़मीन में क्या करना चाह रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से अभी आजकल जो मस्जिद का जो मुद्दा जो बना हुआ है अवैध रूप से, क्योंकि वो भी ज़मीन खरीद करके ही पहले वो ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद उसमें जो है धार्मिक गतिविधियाँ प्रारंभ की गई है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई कि ये देवभूमि जो है देवताओं की भूमि है और इस प्रकार के कृत्य जो है यहाँ पे जो असंवैधानिक कृत्य है उनसे लोगों को हमको जागरूक करना है। तो उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ दिग्बीर सिंह बिष्ट। आइए उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। दिग्बीर, आपसे जानना चाहेंगे, महापंचायत हो रही है और कई बड़े लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? जी आपको बता दूं, थोड़ी देर में रामलीला मैदान पर महापंचायत होनी है और महापंचायत का मकसद मैं आपको बता दूं, जो पीछे मेरे ठीक आप देख सकते हैं ये मस्जिद है, इसी को लेकर महापंचायत होनी है। और महापंचायत जो देवभूमि विचार मंच के बैनर तले यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें जो आपको बता दूं कि जो महापंचायत है उन्होंने प्रत्येक गांव, गंगा घाटी, यमुना घाटी के सभी ग्राम प्रधानों को बुलाया है और इसके में इन पे चर्चा की जाएगी कि अब आगे इस पे क्या किया जाएगा। उनके विचार भी रखे जाएंगे, उनकी साथ चर्चा की जाएगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आज जो माहौल है, जो जगह जगह पुलिस खड़ी है और जिस तरह से जो माहौल है, तो वो आज रामलीला मैदान में बड़ा डिसीजन निकलेगा। और कहीं ना कहीं जो आपको बता दूं कि जो टी राजा है वो आज यहाँ पे इस सभा को संबोधित करेंगे और इसी पे कुछ न कुछ डिसीजन निकालेंगे। तो उनका कहना यह है कि जो जिस तरह से जो ये मामला उठा, जिस तरह से जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई और मस्जिद बनाई तो किस तरह से बनी, और आपको बता दूं ये पंचकोशी यात्रा इसी पर्वत से होके जाती है और इसमें 80 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं।
जी दिग्वीर, इससे ज़्यादा हम ये भी जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताइए आप कि क्या है ये पूरा मस्जिद का मामला और कब से चला आ रहा है। साथ ही साथ जब महापंचायत हो रही है तो क्या मंथन होने जा रहा है इस महापंचायत में? जी आपको बता दूं, लगभग यह जो मामला है लगभग 6 महीने से लगातार चल रहा था। जब से अतिक्रमण वाला मामला आया, उसके बाद जिस तरह से भू कानून वाले मामला आया, भूमि अतिक्रमण वाला, तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में एक वो आए कि जो मस्जिद बनी है, जो एक उत्तरकाशी जो जनपद है, एक धार्मिक नगरी मानी जाती है और धार्मिक नगरी जी ठीक इसी के 50 जी दिग्वीर की आवाज़ हम तक साफ सुनाई नहीं दे रही। आगे भी उनसे अपडेट लेता रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए आज दुनिया भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में वैश्विक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि भारत सहित 150 से अधिक देशों में इस्कॉन केंद्रों पर प्रार्थना सभा की जाएगी। इसके तहत श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हाल ही के दिनों में हिंदुओं पर हुए लगातार अत्याचार और हमले हो रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार से शांति कायम करने की अपील की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू संतों पर अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चिन्मय प्रभु के बाद बांग्लादेश में एक और संत श्यामदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने श्यामदास की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। श्यामदास की गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब वे चिन्मय प्रभु से मिलने के लिए गए थे। बांग्लादेश में संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण ने सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त किया है। राधारमण ने श्यामदास की एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि आप लोग बताएं, क्या यह संत आतंकवादी नजर आता है? इस बीच कोलकाता के मानिकतला इलाके के एक अस्पताल JN रे ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस अस्पताल के अधिकारियों ने फैसला किया है कि अपने अस्पताल में अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। अस्पताल के अधिकारी ने कहा है कि यह फैसला बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा भारतीय ध्वज के प्रति अनादर के बाद लिया गया है।
पिछले एक हफ्ते से हम लोग नजर बना के रखे थे बांग्लादेश के हालात के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बांग्लादेश से आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से कुछ वहां पे कुछ माइनॉरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को इंसानियत का सर्विस देना पड़ता है, मेडिकल का इलाज करते हैं हम। ये बात सिर्फ कोई कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। यहाँ पे आ गया अभी वहाँ का यूनिवर्सिटी में, वहाँ का मेडिकल कॉलेज में, वहाँ का छात्रावास में, हर जगह पे हम लोग का जो नेशनल फ्लैग, हम लोग का तिरंगा वहाँ पे पैरों से रौंदा जा रहा है। और ये जो काम जो वहाँ का स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ का बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट भी इस बात को कोई एक बात बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते। बांग्लादेश को भारत ने संभाला, पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। अधिक जानकारी के लिए के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत। आइए प्रसन्नजीत से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। प्रसन्नजीत, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार के मामले थम ही नहीं रहे हैं। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन कई बड़े बड़े खुलासे लगातार कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में 2 और हिंदू ब्रह्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आज प्रार्थना सभा पूरे दुनिया भर में आयोजित की जा रही है। कोलकाता में किस तरीके से इस प्रार्थना आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ एक बड़ा फैसला भी लिया गया है अस्पताल के द्वारा कि बांग्लादेशों का इलाज नहीं किया जाएगा। ये राष्ट्रीय उनका जो ध्वज है उसके अपमान के बाद ये फैसला लिया गया है। देखिए भावना, इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं जोड़ दूं जो हम जैसे पत्रकारों के लिए काफी दुखद है। हम काफी दुखी हैं। कल रात को 9:30 बजे हम सब जानते हैं, हमारे सबके साथ अच्छी रिलेशन है। मुन्नी शाह वहाँ बांग्लादेश की काफी जाने माने सीनियर महिला पत्रकार है, जो शायद G20 की समय पे भी या अलग अलग समय पे भारत दौरा करते हुए पत्रकारिता किए है। और वो प्रेस क्लब के बाहर, माने ढाका प्रेस क्लब के बाहर दुर्गा पूजा करती थी और उस दुर्गा पूजा में हर वर्ग के लोग हाजिर होते हैं। जो बाकी पत्रकार है वो पत्रकारों की दुर्गा पूजा के हिसाब से माना जाता था। उस मुन्नी शाह को कल रात 9:30 बजे उस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। तो बात सिर्फ सीमित नहीं है कि कुछ सन्यासी को गिरफ्तार किया गया, वैसे पिछले अगस्त से कितने सारे पत्रकारों को मारा गया है और कितने सारे पत्रकार को भागना पड़ा और कितने सारे पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मुन्नी शाह की गिरफ्तारी कल 9:30 बजे रात को ये एक बड़ा धक्का है पूरे दुनिया की मीडिया के लिए, क्योंकि इस तरह की प्रोमिनेंट किसी पत्रकार को इस तरह से गिरफ्तार करना ये दर्शाता है कि बांग्लादेश में अभी भीड़ का शासन है, ना किसी इंटरिम सरकार की शासन है, ना किसी लॉ एंड ऑर्डर की शासन है। तो इस तरह से ये मैं पहले आपसे भावना शेयर किया, हमारे दर्शकों से शेयर किया और पूरे देश के लोगों को ये कहना जरूरी समझा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये सही है कि और एक महाराज को गिरफ्तार किया गया कल, और कई सारे मंदिरों के ऊपर, कई सारे मठ के ऊपर लगातार जो आक्रमण है वो जारी है और कल रात को भी ऐसा कुछ हुआ है। तो मतलब मैं बार बार जो पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, ये चाहे बांग्लादेश के लोग कुछ भी हमारे वहां पे दावा करने की कोशिश करे, चाहे वो जमात के लोग हो, चाहे वो BNP के लोग हो, चाहे वो बाकी लोग हो, चाहे वो हिफाजत इस्लाम की लोग हो, लेकिन बांग्लादेश में अभी मोबोक्रेसी का राज है, भीड़ का राज है। चाहे डॉक्टर यूनुस कुछ भी दावा करने की कोशिश करे, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास और ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कह रहे हैं। और इस्कॉन को वहां पे टारगेट करने का मतलब कारण एक ही है, क्योंकि इस्कॉन की तरफ से वहां पे जो पिछले कई सालों से, मतलब अगर मैं बारी बारी में बताऊं कि 1947, 1971, 1992 और बाद में 2001 से 2006, ये बारी बारी में वहां पे जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर जो आक्रमण है, उस आक्रमण को सामना करते हुए, माइनॉरिटी को एकजुट करते हुए, समाज के अंदर उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, सरकार तक माइनॉरिटी की आवाज पहुंचाने के लिए इस्कॉन की तरफ से काफी शानदार काम किया गया है। और इसी के कारण
ये जो मोबोक्रेसी की सरकार है, ये मोबोक्रेसी की सरकार इस्कॉन को टारगेट किए हैं। और ये राधा रमन दास ने सही कहा, आज पूरे दुनिया में इस्कॉन की जो अलग अलग मंदिर है वो अलग जगह है, बाकी जो मंदिर है, बाकी जो संगठन है, सब जगह पे प्रार्थना। और कोलकाता में शाम को 4 बजे से 6 बजे तक ये प्रार्थना सभा रखा गया है। यहाँ पे कीर्तन किया जाएगा, यहाँ पे हरिनाम किया जाएगा, यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा, जो इस्कॉन का मूल मंत्र है। तो ये सब किया जाएगा। और इस तरह से जो पूरे दुनिया में जो बांग्लादेश में तानाशाही अभी चल रहा है, इस तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने की जो काम है वो इस्कॉन की तरफ से आज किया जा रहा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग टाइम पर। लेकिन हिंदुस्तान में शायद शाम को 4 बजे से 5-6 बजे तक, खास करके कोलकाता एल्बर्ट रोड में जहां उनकी हेडक्वार्टर है, वहां पे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक ये कीर्तन किया जाएगा। भावना जी, आपने बताया कि एक पत्रकार की भी गिरफ्तारी हुई है प्रसन्नजीत। इसके अलावा 3 मंदिरों पर हमले हुए हैं। इसके साथ ही इस्कॉन मंदिर को बंद वहां करा दिया गया है। साथ ही साथ कई गिरफ्तारियां और हो रही हैं। संत चिन्मय दास के साथ 2 ब्रह्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनका सचिव भी लापता बताया जा रहा है। ऐसे में भारत में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, विदेश मंत्री ने भी अपील की है कि सुरक्षा वहाँ सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि भय और असुरक्षा का माहौल वहाँ बढ़ता जा रहा है। भावना, देखिए, बांग्लादेश की कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश को शांति से रहने की सबसे बड़ा बाधा है भारत, क्योंकि भारत उनके अंदरूनी मामले में टांग अड़ाते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि भारत चाहते हैं कि बांग्लादेश उनकी कब्ज में रहे, लेकिन बांग्लादेश एक स्वाधीन देश है, वो अपने तरीका से जीना चाहते हैं। ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपने तरीका से रहे। लेकिन तरीका तो ठीक होना चाहिए ना, पहली बात, तरीका ठीक होना चाहिए, ये वहां की लोगों को समझना चाहिए कि तरीका ठीक हो, पहली। दूसरी बात है कि ये समझना जरूरी है कि अगर हिंदुस्तान की पश्चिम बंगाल की बात करें और बांग्लादेश की बात करें, तो ये दोनों के साथ इमोशनली, जो दोनों के साथ रिश्तेदारी के हिसाब से एकदम जुड़े हुए हैं। अभी भी मैं जहां पे खड़े होके मैं बात कर रहा हूं, उनकी ऑपोजिट साइड में जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी का नाम है बरिशाल कॉलोनी। आप जानते हो क्यों? क्योंकि बरिशाल से जो लोग 1947 से 1971 तक भाग के आए थे, वो यहाँ पे अपना अपना घर बनाए थे। वो सारे रिश्तेदार एक साथ एक जगह पे घर बनाए थे, वो उसको कहते हैं बरिशाल कॉलोनी। ये समझना जरूरी है बांग्लादेश के लिए कि इस बरिशाल कॉलोनी का सारे के सारे रिश्तेदार अभी भी बांग्लादेश में है। इसीलिए वहां की माइनॉरिटी का मतलब ये आज यहाँ पे भारत में कुछ लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो भारत में रहकर अलग अलग इनका कहना है कि भारत में माइनॉरिटी और हिंदुस्तान बांग्लादेश के माइनॉरिटी दोनों को एक साथ जोड़ के देखना चाहिए। मतलब इन लोगों का ये जो दिमाग है, ये जो अलग टाइप का दिमाग है, इस दिमाग को समझना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है उनके साथ हमारे यहाँ पे बरिशाल कॉलोनी का जो रिश्तेदारी है, ये रिश्तेदारी को समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो आक्रोश है, ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इस आक्रोश का अलग अलग जगह पे इसका प्रदर्शन हो रहा है। पता नहीं आगे जाके क्या होगा। भावना, ठीक प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे और दिल्ली से खबर है ये। दिल्ली पुलिस ने कल आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2023 के एक फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक ऑडियो क्लिप के बाद सामने आई और उस पर अब जांच के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। वायरल ऑडियो क्लिप में नरेश बालियान और गैंगस्टर अमित सांगवान के बीच व्यापारियों से फिरौती मांगने संबंधी बातें हुई थी। 2023 के इस कथित जबरन वसूली मामले में अपराध शाखा द्वारा नरेश बालियान से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत रिकॉर्ड थी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाली पार्टी बताया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ऑडियो क्लिप को फर्जी बताते हुए कहा है कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाने के चलते यह सब हो रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले में आगे की पूछताछ जारी है।
इसके साथ ही पंजाब के मलेरकोटला की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मेहरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2016 के कुरान बेअदबी मामले में 2 साल की जेल और 11,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने ये सजा की अवधि की घोषणा की। एक दिन पहले अदालत ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें दोषी ठहराया था। उधर इस मामले पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के शराब माफिया, गैंगस्टर्स और बिल्डर्स के साथ गहरे संबंध हैं और आप सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक का और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। किस प्रकार से शराब माफिया, फिर उसके बाद बिल्डर माफिया, ड्रग माफिया के बाद अब गुंडों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ इनके संबंध हैं। कैसे फोन पर बात की जाती है कि फिरौती कैसे लेनी है, वसूली कैसे करनी है, ये भी प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है। और एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी न केवल भ्रष्ट है बल्कि गुंडों की पार्टी भी है, और ये गुंडागर्दी की वजह से ही आज दिल्ली की ये हालत बन चुकी है। तो आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़ के आई थी राजनीतिक पटल पे, आज वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरह फिरौती मास्टर और जंगल राज मास्टर बन चुकी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में कल रात आप विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। उनसे जबरन वसूली केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब देखना होगा कि कोर्ट में उनकी पेशी कब होगी। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। धीरज, गिरफ्तारी हो चुकी है और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि आपके कई मंत्री और विधायक गिरफ्तार किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला हो और अब जबरन वसूली से जुड़ा मामला, जहां नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में कब पेशी की जा सकती है? और साथ ही साथ धीरज, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ जबरन वसूली का ये मामला है, कौन है ये कपिल सांगवान? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो कपिल सांगवान है, ये नजफगढ़ का रहने वाला है, ये गैंगस्टर है और पिछले 5 साल से ये गैंगस्टर लंदन में छुपा हुआ है। इसके खिलाफ 20 से अधिक मामले दिल्ली में दर्ज हैं और यहाँ से लंदन जाने से पहले भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो बंद था और तिहाड़ जेल में ही उसने बड़े बड़े गैंगस्टर से दोस्ती की और तिहाड़ जेल में रहकर भी वो एक गैंग चलाने का काम करता था और जिसमें मुख्य रूप से जो पैसे वसूली का जो मामला है, पैसे वसूली का काम ये क्या करता था। और जो आम आदमी के ये जो विधायक है नरेश बालियान, ये विधायक उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन ये रहने वाले आपको नजफगढ़ इलाके के ही हैं। तो दोनों जो गैंगस्टर और विधायक दोनों एक ही स्थान के हैं और इसलिए इन दोनों की जो दोस्ती है वो कह सकते हैं कि ये दोस्ती पुरानी है। और जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी ने ऑडियो वायरल करके उन दोनों की साठगांठ का खुलासा किया है और उस खुलासा में, उस क्लिप में साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि विधायक ने जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर की बात विधायक से होती है और विधायक उनको जानकारी देते हैं कि अगर आपको वो जो वसूली करनी है तो फलाना जो बिल्डर है वो इतने पैसे कमा रहा है, आप फलाने बिल्डर से आप कमाई कर सकते हैं। और इसमें दोनों की जो साठगांठ की जो बात थी और ऑडियो क्लिप में जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि हवाला के जरिए हम दोनों आपस में पैसा का बंटवारा भी कर लेंगे। तो एक तरीके से जिस तरीके से कल जो क्राइम जो अपराध शाखा जो है, अपराध शाखा के उपायुक्त संजय कुमार सेन ने जिस तरीके से खुलासा किया है, उस खुलासे से ये जरूर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ने वाली है। जो आरोप प्रत्यारोप जरूर आम आदमी पार्टी ने इसका पलटवार करने की कोशिश की है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये नहीं कह पा रही है कि इससे जो ये जो बातचीत है, इस ऑडियो में जो बातचीत है वो बातचीत में नरेश बालियान नहीं है। इस बात को आम आदमी पार्टी नहीं कह पा रही है। दूसरी चीज, ये जो मामले हैं एक्सटॉर्शन के जो मामले हैं, ये मामले इतने संगीन हैं, इतने गंभीर हैं और जिस तरीके से तफ्तीश जो क्राइम ब्रांच कर रही है, तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली अपराध शाखा की ये कोशिश है कुल मिलाकर कि नरेश बालियान को की गिरफ्तारी के जरिए, नरेश बालियान की जो तफ्तीश के जरिए कई और मामले की परत दर परत इससे खुल सकती है। इसलिए कल 3 घंटे की पूछताछ
अपराध शाखा ने नरेश बाल्यान से की है। और आज ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अपराध शाखा आज नरेश बाल्यान को कोर्ट में पेश करे और उनसे रिमांड ले और रिमांड के जरिए उनसे और भी पूछताछ को आगे बढ़ाए। जी धीरज, तो कोर्ट में पेशी हो सकती है आज नरेश बाल्यान के। इसके साथ हम देख रहे हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में आप विधायक की गिरफ्तारी और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इससे पहले मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं, कई मंत्री कई विधायक जेल जा चुके हैं। ऐसे में आप सरकार पर एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में बनी थी तो लोगों के मन में एक यही सोच थी कि ये जो सरकार आ रही है ये ईमानदार सरकार है और ये सरकार दिल्ली को बेहतर बनाएगी, दिल्ली के जो बचे हुए काम है उसे पूरा करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस ईमानदारी पर जिस तरीके से यहाँ की जनता को ठगा है, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक आंदोलन की पार्टी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, तो इतना तो जरूर है, पार्टी के सामने संकट है, पार्टी के सामने शराब घोटाला का संकट है। और जिस तरफ से हमने देखा कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, उसके अलावा मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, संजय जैन, कई जो नेता हैं जो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाला नेता है वही गिरफ्तार हुआ है। और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ईमानदार पार्टी, ईमानदारी के नाम पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ ठगी की है, जनता के भरोसे को तोड़ा है। और अभी जो ताजा जो मामला नरेश बाल्यान का है कि जिस तरीके से एक विधायक एक गैंगस्टर को एक तरीके से भड़काता है या एक गैंगस्टर को एक लिंक देता है कि आप इस जगह से, इस बिल्डर से आप पैसे मांग सकते हैं, इस बिल्डर से पैसे मांग सकते हैं और इस पैसे को हवाला के जरिए हम दोनों आपस में बांटेंगे। या ये भी हो सकता है क्योंकि पुलिस से जो अपराध शाखा कई एंगल से ये जांच कर रही है कि कहीं ये पैसा पार्टी के खर्च में तो नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बिल्डर से फिरौती के जरिए, बिल्डर से वसूली के जरिए ये पैसा चुनाव में लगाया जाए, इस बात की भी संभावना दिखाई जा रही है। दूसरी चीज ये भी देखने की बात होगी कि क्या ये पैसे गैंगस्टर्स वर्सेस विधायक के बीच ही था या इस पैसे का इस पैसे का लेन देन कहीं और था, या इस पैसे को किस रूप में ये दोनों खर्च करते थे। और जिस तरीके से ये जो कपिल सांगवान है, कपिल सांगवान के खिलाफ कई हम कह सकते हैं कि आरोप भी हैं, खास करके हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड हो या जो हरियाणा के एक जो बीजेपी के जो नेता थे सुरेंद्र माटियाल, उनके हत्याकांड का भी यह मास्टरमाइंड है। तो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि, चुना हुआ विधायक, जिससे जनता इसलिए चुनती है कि वो हमारे लिए काम करेंगे, वो अच्छी सड़कें बनाएंगे, जो अच्छी स्वास्थ्य देखभाल करेंगे। और वही विधायक अगर फिरौती मांगता है, वही विधायक अगर जबरी वसूली करके बिल्कुल धीरज, तो आप सरकार की बढ़ रही है मुश्किलें, एक और झटका आपको और साथ ही साथ आप विधायक नरेश बाल्यान की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट में पेशी होगी और उनकी रिमांड आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र में छल से धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर बिल लाने का फैसला लिया है। इस बात का निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है। भजनलाल सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 विधेयक लाने का फैसला लिया है। राज्य के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाए। में और हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को माने, धर्म की पालना करे, पूजा पद्धति अपनावे। प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रलोभन देता है, आर्थिक समझबाग बताता है, गलत तवज्जो देता है और उसकी जानकारी के बगैर अगर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है, तो इसको हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की परिभाषा में लाते हैं और उसको रोकने के लिए आज कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। सभी राज्यों से की समीक्षा करते हुए अन्य राज्यों में भी ये नीति तैयार की गई, उनकी समीक्षा करते हुए और एक अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सज़ा का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सके।
और अब खबर दिल्ली की आबो हवा की, जो अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली की जनता लंबे समय से प्रदूषण का दंश झेल रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। सूची के अनुसार दिल्ली के 25 इलाकों में AQI 300 से ऊपर है। अलग अलग स्थानों की सूची में शादीपुर में अधिकतम AQI 369 दर्ज किया गया है। वहीं अन्य प्रमुख इलाकों की बात की जाए तो मुंडका में 363, नेहरू नगर में 347 और आनंद विहार में भी 345 AQI दर्ज किया गया है। यह शनिवार के दिल्ली के औसत AQI 346 से कहीं अधिक है। दूसरी ओर प्रदूषण पर एक और वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई हुई दिख रही है। इंडिया गेट से लेकर आनंद विहार हर जगह धुंध का प्रकोप देखा जा रहा है। फिलहाल वायु प्रदूषण से दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। दिल्ली इस समय दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ वायु प्रदूषित है तो दूसरी तरफ पानी भी गंदा है। साथ ही लोगों को सांस लेना तो मुश्किल हो ही रहा है। वहीं दूसरी ओर यमुना नदी पूरी तरह से एक सफ़ेद चादर से ढकी हुई है। ताज़ा वीडियो में यमुना नदी में जहरीली झाग की सफ़ेद चादर दिख रही है। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं वो दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की है। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बना हुआ है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी चक्रवाती तूफान फेंजल की। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात चक्रवाती तूफान फेंजल की। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंजल उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों के पार कर चुका है। मौसम विभाग ने इसके चलते उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। ये तूफान पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा है। इस दौरान चक्रवाती तूफान की हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो बीच बीच में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने इसके कमजोर पड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। चेन्नई और कराईकल स्थित डॉपलर मौसम रडार से चक्रवात की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से 2 टोल फ्री नंबर 112 यानी कि 112 और 1077 यानी कि 1077 जारी किए गए हैं। प्रभावित इलाकों में रह रहे लोग चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर 9488 981070 9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण हुई भारी बारिश से पुडुचेरी में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। पिछले 24 घंटों में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के अधिकांश इलाकों में जल भराव हो गया है। व्हाइट टाउन और नेहरू स्ट्रीट जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक पहुंच चुका है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो चुकी है और मोबाइल नेटवर्क पर भी असर पड़ा है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। भारतीय सेना ने चक्रवात से प्रभावित पुडुचेरी में एक सहायक और तेज बहाव अभियान के तहत अब तक बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई गैरिसन बटालियन की एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टीम ने कृष्णानगर क्षेत्र में बचाव अभियान शुरू किया। यहां से सेना ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। और तमिलनाडु से हमारे संवाददाता अनब्रासन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधा अनब्रासन का रुख करते हैं। Anbrasan, I would like to take a latest update. What are the regions that are mostly affected, and now what is the situation? Is the rain still coming there, and which are the most affected areas? Also, I would like to ask, is the plane and the bus services being restored?
As the latest update from the Indian Meteorological Department has said that the cyclone Fengel is from yesterday night onwards coming towards Puducherry, and it's now weakened into a deep depression going towards the western parts of Tamil Nadu till the Coimbatore. So we can expect that the rainfall may be significantly decreased in the coastal district. But still, particularly in Puducherry, still the rainfall is continuously coming on. And as the latest update, the last 24 hours, for around 48 centimeter of rainfall, that is extreme rainfall in recent history that is registered in Puducherry. So heavy rainfall has been registered. So water logging and also the very low-lying area of Puducherry has fully flooded, and the electricity department cut the entire electricity services, and also essential services like milk and various, it's very difficult to get. So the normalcy has been affected by people, and also the Chennai city, the normalcy has become because last 24 hours there is no that much rain. So the India Airport Authority of India said that Chennai Airport from yesterday night 1 a.m. onwards, all the flight services are resumed. But still they given advice to the passengers that they check with their airline to if their flight is still there or cancelled. Then they can reach after the airport services. And normal suburban trains are also express trains and all in full normalcy. Right. And so that is the latest update. So we can expect the state administrative and also the NDRF, SDRF are in full swing on rescue operation in Puducherry, because that is the place right now at the rescue. Anbrasan, thanks for that update. तो अनब्रासन हमारे संवाददाता हम तक बता रहे थे कि फेंजल जो है वो अब कुछ देर में उसके कमज़ोर होने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ राज्य सरकार और सेना की टीम लगातार वहाँ मुस्तैद है और वहाँ पे लोगों को बचाने का काम, सुरक्षा का काम कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंच चुकी है। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां न्यायिक आयोग की टीम जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। 11 बजे उस टीम को वहां पहुंचना था। आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची है। अब आगे की जांच वो करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए, आपको बता दें, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया है। और इस टीम आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी A.K. जैन और रिटायर्ड IAS अधिकारी, आपको बता दें, और ये है अमित मोहन प्रसाद, जो सदस्य रूप में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रविवार को उत्तर प्रदेश के संभल में ये हिंसा हुई थी और आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है। आज न्यायिक आयोग की ये टीम संभल पहुंची है। ये तस्वीरें संभल की, जहां सर्वे के बाद, भड़की हिंसा के बाद न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची है। आगे की जांच करेगी, मुख्य बिंदुओं पर जांच आगे जारी की जाएगी। अब तक आपको बता दें कि 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रशासन लगातार समीक्षा बैठक करके लगातार नज़र बनाए हुए है कि कौन कौन उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया। अब ये जो न्यायिक आयोग की टीम है, इसको 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को। और अब ये संभल पहुंची है, जहां अब ये सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की पिछले रविवार को, उसके मुख्य बिंदुओं पर आगे की जांच को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हुई थी इस हिंसा में, जिसके बाद 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। रामेंद्र जुड़ गए हमारे साथ फ़ोन पे। रामेंद्र, 11 बजे टीम को पहुंचना था, टीम वहां पहुंच चुकी है, आगे की जांच किस तरीके से आगे चल रही है? देखिए, टीम जो पहुंची है, पहले तो प्रशासनिक अधिकारी से जो तथ्य हैं उनसे अवगत होगी। उसके बाद घटनास्थल का मुआयना करेगी कि जहां घटना घटित हुई है वहां क्या परिस्थितियां थी, जिन क्षेत्रों से लोग आए थे, क्या भीड़ यहां लोकल की थी या बाहर से बुलाई गई थी, क्या SMS का इस्तेमाल किया गया था, क्या इसमें जो धर्मगुरु हैं वो शामिल थे या राजनीतिक लोग शामिल थे या वहां के लोकल लोग शामिल थे जिन लोगों ने इस पूरे मामले को उकसाया। क्योंकि जब सवेरे जांच सर्वे करने के लिए टीम गई थी, तब तक केवल कुछ लोगों को ही पता था कि सर्वे आज होना है। तो इतनी बड़ी संख्या में 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से युवक कैसे आ गए, कैसे पत्थर वहां छतों पर रखे गए थे, ये किस तरीके से पूरी तारतम्य जोड़ेगी टीम,
किस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई, कैसे उपद्रवी वहां इतनी संख्या में उपस्थित है, क्या पुलिस से भी कोई चूक हुई है, क्या इनपुट मिलने में या चूक हुई है, तो वो भी तथ्य शामिल किए जाएंगे। प्रशासन जिस तरह से इस भीड़ से निपटा है, क्या वो तरीका सही था या और तरीके भी हो सकते हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इस पर भी उसकी जांच रिपोर्ट रहेगी कि भविष्य में इस तरीके की अगर घटनाएं होती तो क्या किया जा सकता है, प्रशासन कैसे निपटे और कैसे इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए कि ये सूचनाएं पहले से रहे, कितनी भीड़ आ गई। तो ये सारे तथ्य होंगे जो टीम गई है उसमें जांच करके शासन को रिपोर्ट सबमिट करेगी। भावना, रामेंद्र, आयोग के कितने सदस्य भी वहां पहुंचे और इसके साथ साथ कितना पुलिस दल भी वहां मौजूद है, सुरक्षा के किस तरीके के कड़े इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जैसे थी वैसे ही अभी है। वहाँ सीनियर आईएएस अधिकारी और सीनियर आईपीएस अधिकारी मंडलायुक्त वहाँ कैंप कर रहे हैं, डीआईजी, आईजी, एडीजी लेवल के अधिकारी कैंप कर रहे हैं। पुलिस फोर्स मैक्सिमम लगाया गया है, किसी भी घटना से निपटने के लिए जो तैयारी होती है वो सारी वहाँ रखी गई है। 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा है, AK जैन साहब हैं जो पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, अमित मोहन प्रसाद है सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। तो 3 सदस्यीय कमेटी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कौन सी परिस्थितियां थी, क्या स्थिति थी, कैसे घटना घटित हुई, कैसे सारी चीजें, जो छोटा सा एरिया है जहां गलियां हैं, कैसे इतने लोग आ गए, तो ये सारे तथ्य एकत्र करेंगे और प्रशासन से भी ये तथ्य लेंगे कि क्या स्थितियां थी और अब तक इनपुट में प्रशासन के पास या पुलिस और शासन के पास क्या है, प्रशासन के पास क्या है, वो रिपोर्ट भी शासन को सौंपेगी ये कमेटी। इसके साथ साथ ये सदस्य किन किन लोगों से पूछताछ कर सकते हैं? देखिए, सदस्य तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे। इसमें प्रशासनिक वो अधिकारी हैं जो उस घटना स्थल पर थे, जो चुनौतियों से निपट रहे थे, उनसे भी पूछताछ होगी। जो लोग पर्दे के पीछे हैं जिनके नाम चिन्हित किए गए उनसे भी पूछताछ होगी। स्थानीय लेवल पर भी पूछताछ होगी कि जो तथ्य, जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि वहाँ श्री राम के नारे लग रहे थे जबकि गलत तथ्य पेश किए गए, तो क्या पर्दे के पीछे जो लोग उकसावे की कार्रवाई कर रहे थे उनके नाम आएंगे तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट टिकेगी कि क्या परिस्थितियां थी, क्या इस मस्जिद के जो आसपास के लोग हैं उनके कारण ये उपद्रव हुआ या दूर से आए हैं, अगर आए हैं तो कौन से लोग हैं। तो ये सारे तथ्य वो अपने रिपोर्ट में सबमिट करेंगे और अधिकतर लोगों से पूछताछ करेंगे। प्रशासन की रिपोर्ट भी इसमें शामिल होगी। भावना जी, रामेंद्र, ताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रामेंद्र हम तक ताज़ा अपडेट पहुंचा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग के 3 सदस्य की टीम वहां पहुंच चुकी है और अब आगे की जांच शुरू की जाएगी। अब बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो IIT कानपुर का दौरा कर वहां के छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल कानपुर के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बढ़ते आगे, रक्षा मंत्रालय ने INS विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग SRDD के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 1207.5 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य को नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नौसैनिक सुसज्जा के बाद INS विक्रमादित्य उन्नत युद्धक क्षमता के साथ भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO केंद्र के रूप में विकसित कर भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना में लगभग 50 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी होगी और इसमें 3500 से अधिक कर्मियों के लिए रोजगार सृजन होगा। यह परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगी। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने X हैंडल पर लिखा है, BSF के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा सुरक्षा बल हमारी महत्वपूर्ण सुरक्षा रेखा है जो साहस, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक है। उनकी सतर्कता और वीरता हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में अमूल्य योगदान देती है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी कश्यप
काश पटेल को जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए काश पटेल के पिछले कामों की तारीफ भी की। इससे पहले काश पटेल ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल इंटेलिजेंस में डिप्टी डायरेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी कार्यक्रमों के सीनियर डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें गर्व है कि कश्यप काश पटेल FBI के अगले डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने काश पटेल की तारीफ करते हुए ट्रंप ने उन्हें अमेरिकी फर्स्ट वाला फाइटर भी बताया। ट्रंप ने कहा कि काश पटेल ने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय और अमेरिकी लोगों की रक्षा करते हुए बिताया है। और अब बात वेव्स एंटरटेनमेंट की नई लहर की। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।